Good morning, students. We read some part of lesson 2 in previous video. So I read remaining part of lesson 2 in this video. हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में सॉइल के बारे में, सॉइल कैसे बनती है, कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए ज़रूरी होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए, ये सारी चीज़ें रीड की थी. नाउ वी रीड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स. किस तरीके से वो ख़राब होती है और उसको किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है. वी स्टार्ट. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स. सॉइल किस तरीके से उसकी क्वालिटी ख़राब होती है और किस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं. सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स. सॉइल के ख़राब होने के जो दो थ्रेट्स मीन्स मेजर थ्रेट्स मीन्स बड़े खतरे हैं, वो इरोजन और डिप्लेशन है. इरोजन मीन्स होता है एक जगह से सॉइल उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाए, तो जिस जगह से उड़ के जाती है वहाँ पे इरोजन होता है. और डिप्लेशन मीन्स उसकी क्वालिटी में कमी आ जाए. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. ह्यूमन और नेचुरल दोनों ही फैक्टर सॉइल की क्वालिटी में कमी की जिम्मेदार हैं. Responsible factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizer or pesticides, rainwash, landslide and flood. जो फैक्टर्स के कारण सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी में कमी हो रही है, वो फैक्टर्स हैं. डिफॉरेस्टेशन मीन्स हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स की ग्रेजिंग ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो सॉइल की सबसे ऊपर की सरफेस जो होती है, सबसे ऊपरी लेयर जो होती है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड. ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ से जो गंदा पानी बहता है उसमें भी केमिकल्स का इफ़ेक्ट होता है और हम लोगों की सॉइल को ख़राब करता है. या हम लोग जैसे कभी कभी खाद फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं डायरेक्ट एग्रीकल्चर में, उनके उसमें भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होता है, इससे भी सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है. रेन वॉश, बारिश में मिट्टी बह जाती ऊपर की है. लैंडस्लाइड मतलब जब चट्टानें खिसकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, पहाड़ों पे या ऊंची ढालों पे, तो उन जगहों पे जो जब चट्टानें खिसक जाएंगे तो ऊपर की लेयर चली जाती है. एंड फ्लड्स, बाढ़ आने पे भी मिट्टी बह जाती है. सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर. कुछ मेथड्स दिए गए सॉइल कंजर्व करने के. दिया है मल्चिंग मीन्स मल्च बनाना. द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रा विद द हेल्प ऑफ रिटेन सॉइल मॉइस्चर. बेयर ग्राउंड बिटवीन मतलब जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो जो प्लांट्स, 2 प्लांट्स 3 प्लांट्स के बीच की जो छोटी छोटी ज़मीन थोड़ी थोड़ी से पार्ट में खाली पड़ी रह जाती है, उस जगह पे हम लोग ऑर्गेनिक मैटर मीन्स लाइक एक्स्ट्रा जैसे कि भूसी है और घास फूस है, इस तरीके की चीज़ें डाल के हम ज़मीन को कवर कर दें तो इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. इससे ज़मीन में नमी बनी रहती है. काउंटोर बैरियर्स. काउंटोर बैरियर्स का मीन्स हो गया हम लोग पैरेलल लाइंस में कुछ बैरियर्स बनाते हैं, जैसे स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटोर्स. पैरेलल लाइंस में हम लोग स्टोन से, ग्रास से, सॉइल से कुछ बैरियर्स बना देते हैं. ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर. और उन बैरियर्स के सामने हम लोग ट्रेंचेस मीन्स खाइयाँ बना देते हैं जिससे कि उसमें पानी कलेक्ट किया जा सके. रॉक डैम. रॉक डैम हो गई रॉक की डैम, बांध बनाना, रॉक से बांध बनाना. रॉक्स आर piled up to slow down the flow of water. रॉक जो है, चट्टानें जो हैं, वो पानी के बहाव को कम करती हैं. दिस प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस. और ये नालियाँ जो मिट्टी में कभी कभी हम लोग जब ज़्यादा बारिश होती है तो अपने आप मिट्टी में पतली पतली सी नालियाँ सी बन जाती हैं, तो ये ऐसी नालियों को बनने से रोकती हैं जिससे कि मिट्टी बह के कहीं जा ना पाए, सॉइल का लॉस ना हो पाए.
देन दिया है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मीन्स हो गया हम लोग एक बड़े बड़े फर्म टाइप के बना के फार्मिंग करते हैं, जैसे कि दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो डैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। ऐसे में हम लोग जो स्टीप स्लोप्स मीन्स खड़े ढाल वाले एरिया होते हैं, जैसे माउंटेन्स एरिया होते हैं, वहाँ पे फसल उगाने के लिए ये फार्मिंग की जाती है, जिससे कि हमें फ्लैट सरफेस मिल सके। दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। ये क्या, ऐसी फार्मिंग करने से इस तरीके से फार्मिंग करने से अगर बारिश होती है तो ऊपर की लेयर रन ऑफ नहीं, मतलब बहने नहीं पाती है, और सॉइल इरोजन भी नहीं हो पाता है, हवा और पानी के साथ भी मिट्टी की जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है। इंटरक्रॉपिंग मीन्स बीच बीच में दूसरी फसलें लगाना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। हम लोग एक ही टाइम पर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन, अलग अलग तरीके की फसलें लगा सकते हैं, एक ही समय पे अलग अलग फसलें अलग अलग लाइनों में अलग अलग रोज़ में लगाएं, जिससे कि सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सके रेन वॉश होने से, पानी बारिश के पानी में बहने से। काउंटोर प्लगिंग पैरेलल, काउंटोर प्लगिंग का मीन्स हो गया, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि काउंटोर बैरियर्स दिए थे, मतलब पैरेलल लाइन में बैरियर्स बनाए, अब दिया है पैरेलल लाइन में प्लगिंग मीन्स जुताई करना। Plugging parallel to contour of a hill slope to form a natural barriers for water to flow down the slopes। अगर हम लोग पैरेलल लाइंस में प्लगिंग कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, तो वो भी ऊंची हिल्स के स्लोप से के लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करती हैं, जिससे कि पानी के साथ मिट्टी ढाल पे बह ना पाए। शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। हम लोग शेल्टर बेल्ट्स टाइप के में बनाते हैं, मतलब शेल्टर बेल्ट्स हो गया, जिससे कि हम लोग किसी चीज़ की एक सीमा रेखा तैयार कर देना। तो इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, मतलब जहाँ पे जो ड्राई रीजन्स हैं, जहाँ पानी नहीं बरसता ज़्यादा है, और जो कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र के किनारे के एरियाज़ हैं, ऐसे रीजन्स में ट्रीज़ की रो बना देते हैं, मतलब ढेर सारे पेड़ों की एक लाइन बना देते लगा के, आर प्लांटेड टू चेक, और जिससे उनको लगा के ये चेक करते हैं कि विंड की मूवमेंट किस साइड है, मतलब इस तरीके से सॉइल को कवर कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं। एक्टिविटी, टेक 2 ट्रेज एंड ए एंड बी ऑफ सेम साइज। हम लोग 2 ट्रे लेंगे सेम साइज की। मेक 6 होल इन द एंड ऑफ दीज ट्रेज एंड देन फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। उन ट्रेस के एक साइड पे 6 होल्स दोनों में कर देंगे और उनको सेम अमाउंट की सॉइल से फिल कर देंगे। लीव द सॉइल इन ट्रे ए बेयर वाइल ग्रोज ग्रास इन ट्रे बी। ट्रे ए की सॉइल को ऐसे ही छोड़ देंगे खाली, और ट्रे बी में ग्रास उगा देंगे, मतलब घास उगाएंगे। व्हेन द ग्रास इन ट्रे बी हैज़ ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर हाई, प्लेस बोथ ऑफ ट्रेज इन सच अ वे दैट दे आर ऑन अ स्लोप। जब उस बी वाली ट्रे की ग्रास कुछ सेंटीमीटर तक की ऊंची हो जाएगी, तब हम लोग ट्रे ए और बी को सेम पोजीशन में ढाल के तरह खड़ी कर देंगे, जिससे ढाल बन जाए। पोर 1 मग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेम हाइट इनटू ट्रेज, और सेम हाइट से एक मग पानी दोनों ट्रेज में डालेंगे। कलेक्ट द मडी वाटर दैट ट्रिकल डाउन द होल्स ऑफ बोथ ट्रेज इन बोथ सेपरेट कंटेनर्स एंड कंपेयर हाउ मच सॉइल इज वॉश्ड आउट ऑफ ईच ट्रे। और उसके बाद जब पानी हम लोग डालेंगे तो उन ट्रेज में होल्स बने थे, तो निश्चित सी बात से उन होल्स से पानी बाहर ज़रूर आएगा। तो हम लोग उस पानी को, उस वाटर को एक अलग अलग कंटेनर में कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ये कंपेयर करेंगे कि किस कंटेनर में ज़्यादा सॉइल आई है बह के। तो हम लोग देखने को मिलेगा कि जो कंटेनर ए है, जो एकदम बेयर था, खाली था, उसमें ज़्यादा सॉइल बह के आएगी, और जो कंटेनर बी था जिसमें ग्रास थी, उसमें कम सॉइल बह के आएगी। और इसी से ये हम लोगों को पता चल जाता है कि जहाँ पे भी कुछ प्लांट्स लगे होते हैं तो सॉइल को बहने नहीं देते, उनकी रूट्स सॉइल को पकड़ के रखती है। Next we see, do you know in 1975 a consumption of water for human use was 3850 cubic
किलोमीटर पर ईयर। 1975 में जो हम लोगों ने एक वाटर यूज़ ह्यूमन के तरफ से देखा था वो 3850 क्यूब किलोमीटर पर ईयर, मतलब एक साल में लगभग इतना पानी खत्म होता था। इट सोड टू मोर देन 6000 क्यूब किलोमीटर पर ईयर इन द ईयर ऑफ 2000। और जब 2000 पे ये देखा गया बिल्कुल मतलब 25 ईयर्स के बाद, तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 6000 क्यूब किलोमीटर पर ईयर। अप्रॉक्स हम लोग कह सकते हैं कि 40% के अप्रॉक्स इसमें बढ़ गया, मतलब एक तरीके से डबल ही हो रहा है। तो टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ा लेकिन यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया। दिया है वाटर इज़ अ विटाल रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। वाटर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट, विटाल मीन्स इम्पॉर्टेंट, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जिसको रिन्यू किया जा सकता है। और हमारी अर्थ जो है वो 3/4 पार्ट अर्थ का वाटर से कवर्ड है। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसीलिए इसको हम लोग वाटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज इन प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। अप्रॉक्स 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो ओशियन से ही स्टार्ट हुई थी। इवन टुडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लैनेट एंड एनिमल्स लाइफ। आज के टाइम पे ओशियन अर्थ का 2/3 पार्ट कवर किए हुए हैं और एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत बड़ी वैरायटी की को जीवन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। द ओशियन वाटर इज़ हाउ एवर सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जबकि ओशियन का वाटर जो है बहुत ज़्यादा सेलाइन मीन्स नमकीन होता है, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। फ्रेश वाटर अमाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%, nearly 70% of this occurs as ice sheet and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. नियरली 70% ऑफ दिस ऑक्योर्स, और उसका भी 70% जो है 2.7% तो फ्रेश वाटर है और उसका भी 70% पार्ट हमारे यहाँ अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन्स में टू आइस सीट और ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमा है। और जहाँ तक ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर एक्सेसिबल, और जहाँ पे पहुँचना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, अभी हम लोग पहुँच नहीं सकते, असंभव है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़, केवल 1% पानी ही है जो ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो 1% वाटर है वो कई सारे फॉर्म में कलेक्ट है, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, रिवर का, लेक्स और जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, इन सब का कलेक्शन मिला के 1% वाटर हमारे पास है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर हमारी अर्थ का सबसे प्रीसियस मीन्स मूल्यवान कीमती चीज़ है। वाटर कैन नेदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, वाटर को हम लोग अर्थ पे ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका टोटल जो पार्ट है, वॉल्यूम है, वो हम लोगों का कांस्टेंट, ना कम मात्रा उसकी जो है वो कांस्टेंट है। इट्स एबुडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर एंड द लैंड back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. इट्स एविडेंस ओनली सीम्स टू वेरी, इसकी एविडेंस मीन्स उपस्थिति जो है वो हम लोगों को अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। इट इज़ कांस्टेंट मोशन, इसमें लगातार गति होती रहती है। साइकिलिंग एक होती रहती है, साइकिलिंग मीन्स मतलब एक जगह से घूम के दूसरी जगह फिर से पहुंच जाना, फिर घूमना फिर पहुंच जाना। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे कि जो
वाटर होता है वो आइस के फॉर्म में होता है, उसको मेल्ट कर दो तो वो वाटर बन जाता है, और ज़्यादा हीट कर दो तो वेपर बन जाता है, और कंडेंसेशन के थ्रू उसको फिर से वाटर में चेंज किया जाता है, उसको ठंडा करके हम लोग फिर से आइस बना सकते हैं। मतलब एक साइकिल चलती रहती है। वैसे ही यहाँ भी एक साइकिल चलती है कि ओशियन एंड थ्रू साइकिलिंग द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन। मतलब ये समुद्र में, हवा में, लैंड पे और बार बार इस तरीके से घूमता रहता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, और किस प्रोसेस के थ्रू कि एवोपरेट होता है, मतलब एयर में पहुंच जाता है एवोपरेट होके। देन प्रेसिपिटेशन, वर्षा होती है, बारिश होती है, फिर से ज़मीन में आ जाता है। एंड रन ऑफ बैक, समुद्रों में पहुंचता है, फिर से एवोपरेशन के थ्रू वो एयर में पहुंचता है। इस तरीके की साइकिल चलती रहती है। दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रिफर्ड टू एज द वाटर साइकिल, और इसी को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। दिया है ह्यूमन use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। humans केवल पीने के लिए ही, वॉशिंग के लिए ही पानी का यूज़ नहीं करते, बल्कि वो बहुत बड़े प्रोडक्शन के लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिवॉल्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेस। वाटर का यूज़ हम लोग एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी को डैम्स के थ्रू जनरेट करने में भी यूज़ करते हैं। Increasing population, rising demands for food and crops। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ फूड और क्रॉप्स की डिमांड में इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ रहे हैं। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, और रहने का, जीवन जीने का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। और ये फ्रेश वाटर की सप्लाई के में जो कमी हो रही है, ये सारे फैक्टर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। of either due to drying up of water sources और वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वाटर या तो सोर्स उसका ड्राइंग मीन्स सूखता जा रहा है, और या फिर वाटर पोल्यूट होता जा रहा है। मतलब या तो वाटर लेवल कम होता जा रहा है और सोर्सेस सूख रहे। जैसे पहले के टाइम पे वेल्स हमें देखने को मिलते थे, अब आज के टाइम पे हमें वेल्स कहीं भी जल्दी देखने को नहीं मिलते। हैंडपम्प तक के लेवल नहीं देखने को मिल रहे। शहरों में तो हैंडपम्प वर्क ही नहीं कर रहे हैं, और विलेजेस में जो कर भी रहे हैं थोड़े बहुत कर रहे हैं। तो वाटर लेवल दिन पे दिन डाउन होता जा रहा है। जो सोर्स थे उनके सूखते जा रहे हैं, या फिर वाटर पोल्यूट होता जा रहा है। Activity: an average urban Indians use about 135 liters of water every day। अर्बन इंडियंस जो हैं वो लगभग 135 लीटर्स एवरी डे पानी यूज़ करते हैं। और ये जो पानी की मात्रा है, क्वांटिटी है 135 लीटर्स, ये पर पर्सन है। मतलब एक पर्सन इतना पानी एक दिन में यूज़ कर रहा है। यूज़ ड्रिंकिंग, देखो दिया है एक निकाला गया है, एवरेज है कि कितना पानी हर एक पर्सन ड्रिंकिंग के लिए पर लीटर्स पर पर्सन पर डे, हर दिन कम से कम 3 लीटर्स पानी पी जाता है। कुकिंग में अप्रॉक्स 4 लीटर यूज़ करता है, बाथिंग में 20 लीटर्स, फ्लशिंग में 40 लीटर्स, वॉशिंग क्लॉथ्स 40 लीटर्स, वॉशिंग अटेंसिल्स 20 लीटर्स, गार्डनिंग में 23 लीटर्स, टोटल 135 लीटर्स। कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस यूज़? क्या आप कुछ रास्ते सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि इस यूज़ को हम लोग कम कर सकें? फिर दिया है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एबिलिटी। वाटर एबिलिटी की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड के कई सारे एरियाज़ में वाटर स्कार्सिटी मीन्स जल की कमी होती जा रही है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, मतलब अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और यूएसए के कुछ पार्ट्स, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको,
साउथ अमेरिका का पार्ट और पूरा ऑस्ट्रेलिया हम फ्रेश वाटर सप्लाई की कमी को फेस कर रहा है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पिटेबल टू ड्रॉट फेस द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। जबकि ये कंट्रीज़ जो हैं वो क्लाइमेटिक जोन में लोकेटेड हैं, फिर भी ये वाटर सूखे पड़ने जैसी या वाटर की कमी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। दस वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस of variation in seasonal or annual precipitation or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water source. Thus water shortage may be consequence in variation in seasonal or annual precipitation। और ये वाटर शॉर्टेज जो है वो भी सीजनल और एनुअल बारिश के अलग अलग टाइम पे अलग अलग मात्रा में होने के कारण भी हो रही है। और द स्कार्सिटी इज़ कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लोटेशन, और ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ करने के कारण भी यह कमी हो रही है। एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, और जो हम लोग वाटर सोर्सेज को पल्यूट कर रहे हैं उसके कारण भी, कंटेमिनेशन मीन्स पल्यूट करना, पल्यूट होना, तो पल्यूट करने के कारण भी ये जो स्कार्सिटी है, कमी है, वो हो रही है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हम लोग वाटर रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स हम इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। वाटर को जो सोर्स हैं उनको क्लीन करना और पर्याप्त रूप से पानी को बनाए रखना वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। स्टेप्स हैव टू टेकन टू कंजर्व दिस ड्वेलिंग रिसोर्स, हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए वाटर के इस कमी को, वाटर सोर्स में होने वाली इस कमी को कम करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, जबकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इट्स ओवर यूज़ एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ और पोल्यूशन इसे हमारे यूज़ के लिए अनफिट बना रहा है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्टली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटेमिनेंट। जो हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं नाले नालियों का पानी गंदा, वो चाहे बहुत गंदा हो या कम गंदा हो, लेकिन गंदा पानी जो डिस्चार्ज करते हैं, एग्रीकल्चरल केमिकल्स डिस्चार्ज कर देते हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदी चीज़ें डिस्चार्ज कर देते हैं, वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं, नदियों में, झीलों में, तो वो क्या करते हैं, हमारे वाटर सोर्सेस को पोल्यूट करते हैं। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स, ये हमारे वाटर को नाइट्रेट से, मेटल से और पेस्टिसाइड्स के थ्रू पोल्यूट करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स बीइंग नॉन डिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर, इनमें से बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि नष्ट नहीं होते हैं और चेंज नहीं होते। बायोडिग्रेडेबल मीन्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाते हैं और वाटर के थ्रू हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में भी पहुंच जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें इन गंदे पानियों को वाटर बॉडीज़ में बहाने से पहले इसको साफ़ करना होगा, इसमें बहने वाले गंदे पदार्थों को निकाल देना होगा। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, और फॉरेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा लगाएं। वेजिटेशन करने से जो ऊपर की लेयर है बारिश के साथ वो नहीं बहने पाएगी, और प्लस इन पेड़ों की, वनों की जड़ों से पानी अंडरग्राउंड भी होगा, ज़मीन के नीचे भी पहुँचेगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स पानी जो बारिश वाला होता है उसको कलेक्ट करना भी पानी को बचाने का एक अच्छा दूसरा मेथड है। वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड, वाटर को हम लोग सिंचाई के काम में भी यूज़ करते हैं फील्ड्स में। द कैनल शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज, हम लोग अगर हमारी नहरों में कहीं भी लीकेज है, पानी बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग अपनी नहरों के जो होल्स हैं, कहीं पे मरम्मत होनी है, उन जगहों को मरम्मत कर के लाइन मीन्स दरारों को मरम्मत करके भी पानी की होने वाली कमी को रोक सकते हैं। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिव इरिगेट
the area by checking water losses through seepage and evaporation। स्प्रिंकलर्स ज़्यादा इन स्प्रिंकलर्स का यूज़ इरिगेशन में करके हम लोग अपने एरिया में होने वाली वाटर के लॉस को या बहाव को, सीपेज को, लीकेज को और एवापोरेशन को कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग मोटे पाइप से पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है, पौधों में तो जितना पहुंचना उतना ही पहुंचता है, बाकी इधर उधर बहता है। और अगर हम लोग कोई ऐसा मेथड यूज़ कर लें जिससे पानी सिर्फ उतना ही पहुँचे जितना कि पौधों को चाहिए, तो हमारा इरिगेशन भी हो जाती है और पानी वेस्ट भी नहीं होता है। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ एवोपोरेशन, जहाँ पे एवोपोरेशन ज़रूरत से ज़्यादा है, उन जगहों पे ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। वहाँ पे हम लोग कुछ इरिगेशन के मेथड होते हैं जिससे पानी एक एक बूंद थोड़ा थोड़ा करके टपकता रहता है और ज़मीन को गीला भी बनाए रखता है और पानी वेस्ट भी नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लोग एक साथ पानी इकट्ठा डाल देंगे थोड़ी देर बाद वो एवोपोरेट हो जाएगा और बाकी पानी बह भी जाता है। तो हम लोग लगातार उसको गीला नहीं रख सकते, और अगर लगातार मोटे पाइप को चालू रखेंगे तो जैसे ज़्यादा पानी वेस्ट होगा। उसी जगह अगर हम लोग पतले पाइप को चालू रखते हैं, कुछ ऐसा ड्रिप मेथड यूज़ करते हैं जिससे बूंद बूंद पानी पौधों में पहुँचता रहे, तो पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है और इरीगेशन भी होती रहती है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर इज कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग मीन्स these means of conservation। the valuable water resource कैन देयरफॉर, इस तरीके से हम लोग अपने कीमती वाटर रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं और कंजर्वेशन के ऐसे ही कुछ मेथड्स को एडॉप्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नाउ the some part remaining part of this lesson we read in the next video, part 3rd। so today class is end। thank you class।